मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था, जस्टिस सिस्टम ऑफ मौर्यन पीरियड। ठीक है, देखो, मौर्य सम्राट, चूंकि वो फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य ने उस सॉरी चाणक्य ने उसे धर्म का अधिकारी भी बना दिया था, तो पूरी तरीके से जो सॉवर्निटी है वो मौर्य सम्राट में लाई करने लगी, पूरी तरीके से। इसलिए धर्म क्या है ये भी फाइनली बताने का अधिकार सम्राट का ही हो गया। तो सम्राट न्याय का भी इसलिए सर्वोच्च अधिकारी हुआ। पहले न्याय करने का काम पुरोहित का होता था, लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते। अब न्याय करने का काम सम्राट का हो गया मौर्यन पीरियड में, इसलिए सबसे बड़ा न्यायालय वही था। इसके बाद सम्राट ने दो तरीके के न्यायालय बनाए थे। सम्राट के बाद दो तरीके के न्यायालय और होते थे, यानी सम्राट के बाद तो इन दो के बाद यानी सबसे बाद में ही मुकदमा जाता था। ये दो न्यायालय थे जिनके नाम थे धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थीय तो ये कहा गया कि ये दीवानी अदालतें होती थी, सिविल न्यायालय होते थे, जहां पर सिविल जो वाद है उनका निपटारा होता था। कंटक शोधनों को फौजदारी अदालतें बताया गया। ये फौजदारी अदालतें भी थी, यानी क्रिमिनल कोर्ट भी थे, और एक तरीके के से इसमें राज्य और नागरिकों के बीच के जो झगड़े होते थे उनको भी सॉल्व किया जाता था। जैसे आज का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, राज्य और नागरिक के बीच के अगर कोई झगड़े हों, जैसे मौलिक अधिकारों का हनन, तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। तो सेम बात थी, इसको सॉल्व करने के लिए कंटक शोधन प्रकार के न्यायालय थे। ठीक है, सबसे छोटे स्तर पर ग्राम सभाएं थी, जहां ग्राम न्यायालय की कॉन्सेप्ट थी, ग्राम न्यायालय वहां पर होते थे। अच्छा, सेम लेवल पर हमने पहले दो न्यायाधीश भी लिखे, जिनमें प्रदेष्टा का एक नाम था, मिलता है, जो फौजदारी का न्यायाधीश होता था, और एक दूसरा व्यवहारिक शायद हम लोगों ने देखा वो सिविल मामलों में होता था। ये दोनों ही रज्जुक भी थे, है ना, ये दोनों ही रज्जुक भी थे। ठीक है ना। जैसे रिफॉर्मिस्ट क्या होता है, देखो, रिफॉर्मिस्ट जस्टिस सिस्टम वो होता है जिस, मान लो किसी ने चोरी की तो उसे पकड़ के जेल भेज दो, और जेल में वो रहेगा, अपने जो किया हुआ काम है उसका गलत, उसका पश्चाताप करेगा। जेल में रहकर वो ये समझेगा कि उसने ये गलत किया, समाज से उसे बिल्कुल अलग कर दिया गया, और पश्चाताप करके वो फिर ठीक हो जाएगा, एक अच्छा आदमी बन जाएगा, जेल से वापस निकल के आएगा और सामाजिक जीवन में वो शामिल हो जाएगा। इसलिए जेल सुधारागृह माने गए, कारागृह नहीं माने गए। जेल वॉज नॉट जेल, दीज आर कंसिडर्ड एज रिफॉर्मिस्ट सेंटर। इसीलिए आज जेलों में आप देखो कि खूब तरीके के चीजों को सिखाया जाता है, लोगों को काम करना सिखाया जाता है, वो लोग काम करते हैं, अलग अलग तरीके के वहां पर सुविधाएं लोगों को होती हैं। ठीक है, तो दैट इज द रिफॉर्मिस्ट नेचर ऑफ जस्टिस। एक दूसरी कॉन्सेप्ट है, उसमें यह माना जाता है कि किसी चोर ने चोरी की ही क्यों, वो इसलिए की क्योंकि वो खुद चोरी करना चाहता था। और एक बार अगर कोई व्यक्ति चोरी करना सीख जाए, वो यह चोरी कर ले, तो फिर उसकी वो आदत कभी नहीं जाएगी। वो समाज के लिए खतरा है, सामाजिक मूल्यों के लिए खतरा है, सामाजिक आदर्श के लिए खतरा है। इसलिए उसे क्या किया जाए, ऐसा दंड दिया जाए जो कि आगे वाले लोगों के लिए भी एक तरीके का उदाहरण हो कि चोरी करना गलत है ना। इसीलिए आदर्शवादी व्यवस्था है पश्चिम के देशों में। अगर आप देखो ना, अरब कंट्रीज में चोरी करने पर वहां हाथ काट लिए जाते हैं,
जिससे कोई व्यक्ति चोरी कर ही ना पाए कभी, और आने वाले लोगों के लिए भी इस तरीके का वहां, इसलिए जेल वगैरह नहीं है, वो काय को जेल में रखेंगे लोगों को। दैट इज आइडियलिस्टिक सिस्टम। इसलिए मॉडर्न सिस्टम भी यही था, और वो कठोर था, सुधारवादी नहीं था, आदर्शवादी था। ठीक है। कुछ मामले ऐसे थे जैसे चोरी, लूट, डाका, है ना, डेकोइटी, ये कुछ मामले ऐसे थे जो धर्मस्थलीय न्यायालय में पेश होते थे, क्योंकि एक व्यक्ति ने दूसरे के खिलाफ किया ना, मान लो चोरी एक व्यक्ति दूसरे के खिलाफ ही करेगा, ऐसे मामलों को साहस कहते थे, साहस। तो साहस मामले धर्मस्थलीय न्यायालयों में प्रस्तुत होते थे। तो आप लिख, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लिखना कंटक शोधन। कंटक शोधन, तो देखो ये वो न्यायालय होते थे जो राज्य और नागरिक के बीच का झगड़ा सॉल्व करते थे। तो लिखना, अब हम लोगों को शायद गुप्तचर व्यवस्था देखनी है, तो आप इसमें हेडिंग अगला डालना, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था, एस्पियोनेज सिस्टम अंडर मौर्याज। एस्पियोनेज सिस्टम अंडर मौर्याज। ठीक है। देखो, मौर्यों ने एक पृथक गुप्तचर व्यवस्था बनाई, मतलब पहली कोई इतनी बड़ी स्पाई सिस्टम देखने को मिला, इससे पहले ये सब था नहीं। स्पेशली अगर हम लोग देखें तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात का जिक्र मिलता है, इस स्पाई सिस्टम का जिक्र मिलता है, और चाणक्य के अर्थशास्त्र के आधार पर ही इसको बनाया गया था। चाणक्य का ये मानना था कि अ, राज्य में, राज्य की छोटी से छोटी जो खबर है उसके बारे में भी राजा को पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो राजा अपने विरुद्ध होने वाले जो विद्रोह हैं या क्रांतियां हैं उन्हें नहीं रोक पाएगा। और उनका पता कैसे हो, तो उनका पता चलने का कारण, तरीका केवल एक ही है कि जो गुप्तचर व्यवस्था है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, जो स्पाई सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक तो बात ये, दूसरी चीज ये कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दो तरीके के गुप्तचरों के बारे में जानकारी मिलती है। दो टाइप के होते थे ये। एक का नाम था संस्था। संस्था माने जो ऐसे गुप्तचर जो एक ही जगह पर रहकर काम करते थे। और एक दूसरे का नाम था संचरा। संचरा, ये पूरे राज्य में घूमते थे और पूरे राज्य में भ्रमण करते हुए ये काम करते थे। गुप्तचरों में स्त्रियों को भी शामिल किया जाता था, और अलग 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 उनको काम दिए जाते थे। और एक इसमें नोट करके लिखना, जो गणिकाएं होती थी या जो वेश्याएं होती थी वो विशेष तौर पर काम करती थी गुप्तचरों के लिए, या गुप्तचरी का काम करती थी। तो ये नोट करके लिखना। नेक्स्ट लिखना आप इनकी सैन्य व्यवस्था, सैन्य संगठन, है ना, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, मौर्यों की जो सैन्य सेना थी उसके चार मतलब पार्ट थे। चतुरंगिनी सेना भी कहा गया है इसे। ठीक है, चतुरंगिनी माने जैसे चार टाइप की ये होती थी, पैदल सेना, हाथी की सेना, घोड़ों की सेना और रथ इसमें शामिल होते थे। तो इसे चतुरंगिनी सेना कहा गया है। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि सेना के संगठन के लिए सैन्य विभाग था जो कि 6 डिपार्टमेंट में डिवाइड था, 6 ब्लॉक्स थे उसके। मतलब कुल मिला के 6 समितियां थी जो इसको गवर्न करती थी, और हर समिति में 5 मेंबर होते थे।
जो कि अलग अलग विभागों की देखभाल करते थे। और एक जो अधिकारी होता था ना, पीछे हमने लिखा अंतपाल, जो कि सीमावर्ती दुर्गों का अधिकारी भी था, वो सामान्यतः सैनिक प्रबंध को सारे को देखता था। सैन्य प्रबंध का सारा काम करने का उसी का ही था, है ना। तो आप इसमें ये एक नोट करके लिखना इसे। देखो हम लोगों ने देखा ना, एक मेगास्थनीज ने भी जिक्र किया है इंडिका में। साफ तौर पर उसने लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख लोगों की सेना से पूरे भारत को जीत लिया था, है ना। तो ये उसका जिक्र मिलता है, तो आप इसमें लिखना, ठीक है। और एक और राइटर हुए, ग्रीक राइटर, मतलब यूनानी थे ये, और इन्होंने कुछ कुछ लिखा, जस्टिन नाम था। जस्टिन और प्लूटार्क दो लोग थे ना, तो उनमें से जस्टिन ने लिखा है ये कि चंद्रगुप्त की सेना कोई सेना नहीं थी, बल्कि ये एक डाकुओं का गिरोह था, लोगों को लूट लेते थे ये। तो जनरली ये था कि सेना जब किसी दूसरे राजा से लड़ती थी, तो जब दूसरा राजा हार जाता था, लूटमार होती ही थी। तो इसलिए शायद उन्होंने इसीलिए उनको डाकुओं का गिरोह कहा होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखना नेक्स्ट, नगर प्रशासन या नगर शासन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, और विशेष तौर पर मौर्यों के टाइम में, सेकेंड अर्बन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गई थी और बड़े कुछ नगर अस्तित्व में आ गए थे उस समय। इसलिए नगरों के प्रशासन के लिए एक अलग व्यवस्था थी मौर्याज के टाइम में, और मेगास्थनीज ने इसका जिक्र किया है। जैसे उसने ये बताया कि किसी भी नगर में 6 समितियां होती हैं काम करने के लिए, और इन 6 समितियों के अलग अलग काम हैं। ये पूरे नगर का प्रशासन का काम देखती हैं। हर समिति में 5 सदस्य होते हैं। तो कुल मिला के ये 6 समिति, यानी 30 लोग मिलके, ये 6 समितियों में 5-5 लोगों एक में थे, तो 30 लोग मिलके ये नगर के प्रशासन का देखने का काम करते थे। कुछ अधिकारी भी थे जो नगर में विशेष तौर पर रहते थे, जैसे एग्रोनोमोई, एक अधिकारी का नाम मिलता है, एग्रोनोमोई। जनरली ये आज का जिलाधिकारी के रूप में था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में। और इसका एक और काम था जो स्पेसिफिकली इसे दिया हुआ था, वो काम था बड़े बड़े चौड़े चौड़े मार्गों को बनाना, लार्ज हाईवेज का निर्माण करना कह सकते हैं। और जो ये कनेक्ट हाईवेज थे, इनको ओपन रखने का काम भी इसका था। तो बड़े मार्गों को बनाना और उनको मैनेज करने का काम इसी अधिकारी का था, एग्रोनोमोई का। एक दूसरा अधिकारी भी था जिसका नाम एंटीनोमोई देखने को मिलता है ना। एग्रोनोमोई और एंटीनोमोई, ये दो अधिकारी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एंटीनोमोई आज के जैसे नगर आयुक्त के जैसा था, है ना, जैसे आजकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग, म्यूनिसिपल कमिश्नर, वो उसी तरीके का सारा काम उनका था देखने का। तो ये दो अधिकारियों का जिक्र मिलता है। ये माना भी गया कि आ, जो एग्रोनोमोई होते थे वो व्यापार वगैरह का भी देखभाल का काम करते थे। व्यापार की भी देखभाल उनके हाथों में थी, है ना, चूंकि नगरों में ही होता था। एंड विच वर डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज, विच वर डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज, ठीक है। कंटिन्यूएशन में लिखना, प्रथम समिति, फर्स्ट कमेटी। देखो जो फर्स्ट कमेटी थी, ये उद्योग धंधों के निरीक्षण के लिए थी, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का काम करती थी, इंडस्ट्रीज को लुक आफ्टर करने का काम इसका था। तो फर्स्ट लिखना,
उद्योग धंधों का निरीक्षण करती थी। लुक आफ्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट लिखना द्वितीय समिति, सेकंड कमेटी। ये पूछी है एग्जाम में। विदेशियों की देखभाल करने का काम करती थी ये, है ना। जैसे आज भी हमारे यहाँ पर विदेशी आ जाते हैं तो सरकार उनका ध्यान रखती है कि कौन कहाँ पर है, पता रखती है ये। वैसे ही विदेशियों की देखभाल करने का काम करती थी। नेक्स्ट लिखना तृतीय समिति, थर्ड कमेटी, है ना। ये जन्म और मरने से संबंधित जितने भी डेटा हैं उनको रखती थी। तो लिखना पहली वाली है वो उद्योग धंधों का देखभाल करने वाली थी। लुक आफ्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योग धंधों का निरीक्षण या देखभाल, जो भी लिखना चाहे। नेक्स्ट लिखना है चौथी समिति, फोर्थ कमेटी, थी व्यापार का देखभाल करती थी। नेक्स्ट लिखना पांचवी समिति या पंचम समिति, फिफ्थ कमेटी। इसमें लिखना निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय का, निर्मित वस्तुओं के क्रय विक्रय का निरीक्षण, क्रय विक्रय का निरीक्षण, द इंस्पेक्टर। और छठी समिति थी बिक्री कर वसूल करने वाली। बिक्री कर, जो सेल्स टैक्स होता था उसको वसूल करने का काम करती थी। तो लिखना, देखो नगरों में पुलिस व्यवस्था भी थी और जो पुलिस विभाग के लोग थे उन्हें रक्षण कहा जाता था, यानी पुलिस अधिकारियों को रक्षण कहते थे, है ना। तो दो तरीके का प्रशासन हुआ, एक सिविल और एक पुलिस, दोनों का हुआ। तो पुलिस प्रशासन का काम था कि अनुशासन रखना, अपराधों को रोकना, ये काम था। अधिकारी कौन होते थे? रक्षण। एक सिविल काम था, तो सिविल काम में ये दो अधिकारी थे, एग्रोनोमोई और एंटीनोमोई। एग्रोनोमोई जिलाधिकारी प्रकार का अधिकारी था और विशेष तौर पर ये मार्गों की देखभाल भी करता था। और जो एंटीनोमोई था ये सिविलियन बाकी के काम देखता था, शहर की साफ सफाई और पानी, स्वास्थ्य, इन सब के ध्यानों काम करने का इसका काम था, जैसा नगर आयुक्त का आज होता है। ठीक है, तो आप लिखना इसमें इसमें लिखना इसमें आप लिखना अगले पॉइंट से, सामान्यतः नगरों में दो प्रकार के अधिकारी थे। जनरली देयर वर टू टाइप्स ऑफ ऑफिशियल्स, इन द सिटीज। पहला लिखना, वे अधिकारी जो नगरों में अनुशासन बनाए रखने का कार्य करते थे, अनुशासन बनाए रखने का कार्य करते थे, उन्हें रक्षण कहा जाता था। उन्हें रक्षण कहा जाता था। जनरली दो तरीके के प्राप्त होते हैं, एक जो पुलिस थे और एक जो ये नागरिक सेवा में थे, सिविल सेवा में थे, है ना। इसमें अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से देखो, अशोक के अभिलेखों में लेकिन कुछ और अधिकारियों का भी जिक्र मिलता है जो शहर में करते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो जिनको एग्रोनोमोई कहा है यूनानियों ने, ये ही राजुक थे अशोक के अभिलेखों के। अशोक के अभिलेखों में कुछ अधिकारियों को राजुक कहा गया है, हमने ऊपर भी देखा राजुक। अशोक के अभिलेखों के अनुसार राजुक वो अधिकारी थे जिनके पास कर संग्रह के साथ साथ न्यायिक शक्तियां भी थी।
तो आज अगर ये देखने को मिले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास देखने को मिलता है, उसके पास कर संग्रह का अधिकार भी होता है और न्यायिक शक्ति भी होती है, दोनों तरीके के काम होते हैं। तो आप इसमें अगले पॉइंट, हाँ, तो इसमें जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें इन्हीं अधिकारियों को राजुक कहा गया है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एग्रोनोमोई जो थे यही राजुक थे। तो ये दूसरे टाइप के ऑफिशियल थे ना, दूसरे टाइप में यही आ गए दोनों। ठीक है, सर इसमें फर्स्ट वाले में रक्षिण होगा और सेकंड में अशोक वाला होगा। सेकंड में अशोक वाले राजुक हो जाएंगे, और इन्हीं राजुकों को एग्रोनोमोई कहा गया है यूनानी अभिलेखों में, क्योंकि राजुकों का काम, अशोक ने ये कहा है कि इनका काम था कर संग्रह करना और न्यायिक शक्तियां भी इनके पास थी, दोनों काम इनके पास थे, तो ये दोनों काम करते थे। तो आप लिखना इसमें